हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइज टू 100 में, जहां पे आप सीख रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो चैप्टर चल रहा है जो सीरीज में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किस तरीके से एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपना सरप्लस या फिर डेफिसिट फाइंड करता है। मतलब जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो प्रॉफिट तो अर्न करते नहीं है, और अगर प्रॉफिट अर्न नहीं करते तो उनको वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, बात फिर ये आ जाती है। तो जिसके लिए हम ऑलरेडी आपको पहले समझा चुके हैं जब हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया हुआ है, बेशक आप कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन उसके बावजूद आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होगी। लेकिन क्योंकि आपका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इस वजह से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बना के आप क्या बना सकते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसी क्लास को चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरुजी वाला हो गया। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं इसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को सीखना। तो आपको सबसे फर्स्ट तो ये समझना होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है ये बिल्कुल हूबहू किसकी तरह होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जिनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आता है उनके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कुछ नहीं है। मतलब ये समझ लो कि अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपने आप आ गया। चेंजेस क्या होगा, चेंज ये होगा, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया, ऐसे समझ लो। क्योंकि इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना तो है नहीं। अब जब ये प्रॉफिट नहीं कमाते तो इसका मतलब इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि प्रॉफिट लग जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये कहते हैं जी हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है नहीं, तो हम क्यों P&L अकाउंट बनाएं। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, तुम्हारा प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं है, तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं चाहते, तो तुम एक दूसरा अकाउंट बनाओ। और उस अकाउंट का नाम क्या बना दिया गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जब इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर्स को लिखा जाएगा तो जब इनकी हम बैलेंसिंग करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस इनकम और एक्सपेंडिचर को कंपेयर करके निकलना तो प्रॉफिट और लॉस ही है। क्योंकि बच्चों जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो हम यहां पे इनकम्स और एक्सपेंसेस लिखा करते थे। अब जब हम इनकम और एक्सपेंस लिखते हैं तो इन दोनों का कंपैरिजन करने पे सिचुएशन कितनी हो सकती है, तीन। पहली सिचुएशन जो रेयर सिचुएशन होती है, इनकम और एक्सपेंस बराबर बराबर, जितनी हमें इनकम रिसीव हुई उतना ही हमने एक्सपेंडिचर कर दिया, तो ये बड़ी रेयर सिचुएशन होती है। वरना मैक्सिमम टाइम क्या होता है, या तो इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस कम है एज कंपेयर टू इनकम, या फिर एक्सपेंडिचर ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकम, इनकम कम रह गई, खर्चे ज्यादा हो गए। तो दोनों ही सिचुएशन में अगर इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट निकल कर आता था, एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो लॉस निकल कर आता था। अब जब यहां पे इनकम और एक्सपेंडिचर लिख दिया तो इसका मतलब यहां भी या तो कभी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो सकते हैं या कभी इनकम ज्यादा हो सकती है। और जब इनकम और एक्सपेंडिचर ज्यादा और कम हो सकते हैं तो फिर प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो ये कहते हैं जी तुमने तो फिर हमें उसी चक्कर में फंसा दिया, हमने तो कहा था प्रॉफिट मोटिव नहीं है, P&L अकाउंट नहीं बनाएंगे, इनकम और एक्सपेंस लिखवाओगे तो फिर प्रॉफिट और लॉस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट कहती है रुक जाओ, टेंशन मत लो। आप जब प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं, जब आपने स्टार्टिंग में लिख दिया नॉट फॉर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का तुम्हारे सामने नाम हम आने ही नहीं देंगे। अगर तुम्हारे इनकम ज्यादा हो जाती है और आप कहते हो जी प्रॉफिट हो रहा है इस बार तो, और प्रॉफिट तो हम बोलेंगे नहीं, तो तुम प्रॉफिट छोड़ दो, सरप्लस बोलना। क्या बोलना, सरप्लस बोलना। अगर आप कहते हो कि आपको लॉस हुआ है तो क्योंकि आप प्रॉफिट मोटिव ही नहीं हो, तो प्रॉफिट और लॉस तुम्हारे लिए क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, तो तुम लॉस को डेफिसिट बोल देना। अब तो टेंशन की बात नहीं है, अब तो तुम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, अब तो तुम्हें प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं करनी पड़ रही, अब तो आप सरप्लस और डेफिसिट की बात करो। मैंने कहा ये चल जाएगा। एक एज अ एनजीओ अगर मैं चला रहा हूं तो एनजीओ चलाते वक्त मैं कह सकता हूं ठीक है मुझे सरप्लस और डेफिसिट हुआ है, तो बच्चों करना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह क्या लिख देना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट की जगह लिख देना है एक्सपेंडिचर और इनकम। अब आपको पता है ना अकाउंट की राइट हैंड साइड कौन सी होती है, इधर राइट हैंड साइड अगर हम ऐसे देखते हैं तो राइट हैंड साइड क्रेडिट और लेफ्ट हैंड साइड डेबिट। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि डेबिट साइड हमेशा एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, 11th क्लास से सीखते हुए आए, और इनकम साइड हमें हमेशा क्या लिखनी होती है, इनकम्स, क्योंकि इनकम का नेचर क्रेडिट और एक्सपेंडिचर का नेचर डेबिट का होता है। ऐसे समझ लो थोड़ी देर के लिए। तो इधर एक्सपेंडिचर्स लिखेंगे और यहां पे सारी इनकम लिख दिया करेंगे। अब छोटी छोटी सी बातें, क्योंकि अब आपको पता है आपके एग्जाम कितनी बार हुआ करेंगे, 2 टर्म्स में होने वाले हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, जो कि बोर्ड ही लेने वाला है। और आपको पता है ना फर्स्ट टर्म में एमसीक्यूज बोल दिया है, तो आपको एमसीक्यू की नॉलेज भी बहुत अच्छे से करनी है। और एमसीक्यू अगर आपको करना है तो एमसीक्यू के लिए आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना कि बना के लिख देंगे और नंबर मिल जाएंगे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ना 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 ना। अब एमसीक्यू में आपको क्या करना है, थोड़ी सी डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी और आपको एमसीक्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि 90 मिनट का जो एग्जाम होगा
उसमें आपको कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल एमसीक्यूज आने हैं। मतलब आप समझ लो अगर 100 मार्क्स का पेपर होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल हटा दें तो 40 मार्क्स की अब क्या हो गए, न्यूमेरिकल मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, और 40 मार्क्स के क्या हो गए, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए। पहले क्या होता था, पहले 20 मार्क्स के एमसीक्यू आते थे अगर पुराने ट्रेंड को देखा जाए बोर्ड्स के, लेकिन अब 40 मार्क्स के एमसीक्यू हो गए। तो बच्चों हर एक चैप्टर के अंदर हर एक क्वेश्चन को जब आप करोगे तो उसको उस फॉर्म में भी सोचना है कि एमसीक्यू में अगर आ गया क्वेश्चन तो कैसा आएगा, और उसके लिए आप बिल्कुल परफेक्ट चैनल पे हम आपको एक एक एमसीक्यू क्या बन सकता है किसी चैप्टर से रिलेटेड वो सब समझा रहे हैं। और जो कि ऑलरेडी ये वाला जो चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इस पे हम वर्क करते चले आ रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो यही हो गया कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का अगर इनकम एक्स्ट्रा होगी तो आप क्या निकाला करेंगे, सरप्लस। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अगर सिचुएशन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम ओवर एक्सपेंडिचर तो आपको क्या बोलना है, सरप्लस। अगर एक्सपेंडिचर ओवर इनकम तो आपको क्या बोलना है, डेफिसिट। आपसे पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त सरप्लस और डेफिसिट को फाइंड करने के लिए कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले भी आपको कराएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात आ जाती है कि और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएंगे अगर आपने डिटेल्ड और बिल्कुल डीप नॉलेज ले रखी है किसी भी टॉपिक की। तो हम बात कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। अब बात आ जाती है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस पे बनाया जाता है। जैसे हमने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की बात की थी, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट किस बेसिस पे बनाया जाता था, कैश बेसिस पे बनाया जाता था। उसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस पे बनाया जाता है, तो हम बिना सोचे समझे ज्यादा दिमाग पे प्रेशर ना लिए हम क्या बोल सकते हैं कि इसको बनाया जाता है एक्रूअल बेसिस पर। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है, 11th क्लास में 3 एजम्पशन हुआ करती थी, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। एक्रूअल का क्या मतलब हुआ करता था, एक्रूअल एजम्पशन का मतलब हुआ करता था जहां पे कोई भी कंपनी कोई भी बिजनेस जब एक्सपेंसेस या इनकम्स को रिकॉर्ड कर रही होती है तो वो जो पे हो चुके हैं उनको भी रिकॉर्ड कर लेती है और जो पे करने बाकी हैं उनको भी रिकॉर्ड कर लेती है। मतलब जहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है, जहां पे एक्सपेंडिचर पे हो गया हो या टू बी पेड हो, पे करना बाकी है, उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। इनकम रिसीव हो गई हो या इनकम एक्रूड हो गई हो उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि कैश बेसिस तो सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, एक्रूअल से उसे कोई मतलब नहीं होता। तो इससे बढ़िया अकाउंटिंग हम सबसे मतलब ट्रू एंड फेयर रिजल्ट निकालना, एग्जैक्ट आंसर निकालना, वो किस बेसिस पे हो पाता है, एक्रूअल बेसिस पे ही संभव है, पॉसिबल है। ठीक है जी, तो हमने कहा ठीक है एक्रूअल बेसिस यहां पे फॉलो होता है। तो क्वेश्चन आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस पे किया जाता है, आप बोल सकते हैं एक्रूअल बेसिस पे यहां पे अकाउंटिंग की जाती है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर कैसा है। आप नेचर का मतलब समझते हो, अकाउंटिंग नेचर क्या होता है। अकाउंट्स कितने टाइप के होते थे, 2 तरीके के होते थे, पर्सनल, रियल, 11th क्लास का टॉपिक था। उसके बाद हम कहते थे कि इम्पर्सनल को 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर दो, रियल और नॉमिनल। तो हमें यहीं पे यही बताना है कि इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर कैसा होता है। तो आप इसका नेचर क्या बताएंगे बच्चों, इसका नेचर होता है नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, जहां पे ऐसे नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, ऐसे अकाउंट्स, ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन जो हर साल न्यू होती है, जो ऐसे अकाउंट जो जिस साल ओपन किए जाते हैं वो उसी साल एंड कर दिए जाते हैं, उसको नेक्स्ट ईयर फर्दर कैरी फॉरवर्ड उनके बैलेंसेस को नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नीचे आपने कभी भी लिखा हो तो लिखा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और कोई भी ईयर लिख दिया जाता है, जैसे 2020, 21, 22, 19, हर साल के लिए अलग बनाए जाते हैं। जबकि आपने बैलेंस शीट में क्या लिखा देखा है, एज ऑन फॉर द ईयर। बैलेंस शीट में एज ऑन, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये सिर्फ एक साल के लिए बनाया जाता है, जबकि बैलेंस शीट हर साल के लिए उसी बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हुए चलती है, तो वो एज ऑन करके बनती रहती है। इतनी बात क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है, जैसे क्लास कंप्लीट होती है, आपको कुछ बात अगर नहीं समझ में आई, आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, जिसकी आईडी लिंक सब नीचे गिवन होता है। उसके अलावा इस चैप्टर की जो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, आप उन्हें कहाँ से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा। आप चैनल पे डायरेक्ट जाके प्लेलिस्ट पे भी जाके आप एनपीओ करके आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। 11th 12th का जिस चैप्टर की आपको वीडियो देखनी है, कॉन्सेप्ट की वीडियो देखनी है, वो आप जाके प्लेलिस्ट
लिस्ट में देख सकते हैं। और अब आने वाली जो सीरीज बन रही है हमारी, उसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं बड़े, उनकी भी, और जो न्यूमेरिकल के अलावा एमसीक्यूज में जो थ्योरी में से क्वेश्चन बन सकता है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उनकी भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अब इसलिए ये इन्फॉर्मेशन हम आपको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे ही न्यू वीडियो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, क्योंकि ऑलरेडी सब चैप्टर के कॉन्सेप्ट अवेलेबल है चैनल पे, अब सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी बाकी रह गई है। स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली सारी बात कंप्लीट हो गई। एक्चुअल बेसिस पे बनाया जाता है, नॉमिनल नेचर होता है, बिल्कुल एज टू सेम देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बस एक्सपेंडिचर और इनकम हमको यहाँ पे लिखनी होती है। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ जाएगा। ट्राई करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्वेश्चन, जिसमें हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर और इनकम। अब एक एनपीओ की कहाँ से इनकम होती है, कहाँ एक्सपेंडिचर होता है, वो सब हम आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में समझा चुके हैं कि इनके पास इनकम के कितने सारे जरिए होते हैं। इतना तो इनकम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अलावा छोड़ दो तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिलता, जितना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिल जाता है इनकम की फॉर्म में। तो यही हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। अगर मैं फ्रेम से थोड़ा बाहर भी रहता हूं तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप उसे स्क्रीनशॉट लेना। क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, आपके पास एक पर्टिकुलर बना हुआ है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। पूरा क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग ₹80,000 ऑन फीस कलेक्टेड including 80,000 on account of the previous year ₹3,80,000, fees for the year outstanding 10,000, salary paid including ₹3,000 on account of the previous year 28,000, salary outstanding at the end of the year 1,000, entertainment expenses 3,000, tournament expenses 12,000, meeting expenses 18,000, traveling expenses 6,000, purchase of books and periodicals 29,000, जिसमें include है 19,000 purchase books, जिसमें बुक्स भी परचेज की थी। इसके बाद लिखा हुआ है रेंट 10,000, पोस्टेज टेलीग्राम एंड टेलीफोन्स का 15,000 अमाउंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डोनेशन रिसीव। तो ऐसे करके हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन ना, स्क्रीनशॉट मुझे भी ना अपनी स्क्रीनशॉट ले लिया, और ले लेना, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने का, ठीक है। एक बार दोबारा शो कर देता हूँ मैं, लो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसलिए हट गया हूँ स्क्रीन के सामने से, पूरी तरीके से ले लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। तो आपने क्या करना है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को पिक करके पढ़ते चलना है, और पढ़ने के बाद उनको रिकॉर्ड करते हुए चलना है। फर्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास फीस कलेक्शन किया है हमने। अब आप हमें बताइए, अगर फीस का कलेक्शन होगा तो ये इनकम होगा या एक्सपेंडिचर होगा? तो सिंपल सी बात है, ये इनकम होने वाली है, क्योंकि फी का कलेक्शन हो रहा है। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा फी पेड, आपने पे नहीं किया, आपने इसको कलेक्ट किया है। और बच्चों अगर कलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या हो गया? कलेक्ट का मतलब हमने कलेक्ट किया, हमें पैसा मिला है, और हमें पैसा मिला है तो हम क्या बोलेंगे, इनकम हमको हुई है। और इनकम हुई है तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, बाय फी कलेक्टेड। अब मैं स्क्रीन से बाहर भी होऊंगा ना जैसे यहाँ पे लिखने के लिए, तो आप मेरे लिखने पे ध्यान देना। तो हम लिखते हैं बाय फीस कलेक्टेड। और कितने रुपए की फीस कलेक्ट कर लिया हमने, तो देखा जाए तो 3,80,000 रुपीज की फी हमने कलेक्ट कर लिया है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फी कलेक्ट कर लेते हैं 3,80,000 रुपीज। अब इसी से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हुई हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है और आप क्वेश्चन में देख रहे हो, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फी जो हमने कलेक्ट की है 3,80,000 रुपीज की, उसमें इंक्लूड है 80,000 रुपीज जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थे। अब मैंने कहा अगर इसमें 80,000 रुपीज प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है तो मैं उसको यहां पे यूज नहीं करूंगा, तो लेस प्रीवियस ईयर फी। अब बच्चों प्रीवियस ईयर की 80,000 रुपीज की फीस है, इसका मेरे इस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने कहा ये तो 3 लाख रुपीज रह गई। बच्चों अगर आप हमारी क्लास देखते हो प्रॉपर, तो हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं किस बेसिस पे करते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे होते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा दूं यहां से, चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्यों? क्योंकि मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझानी है दोबारा से, क्योंकि हर क्लास में समझा देते, क्या पता आपने वो क्लास ना देखी और क्या पता आपकी काम की भी ना हो वो, तो इस वजह से इस क्लास में समझ लो। एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था जिसको हम बोला करते थे मैचिंग प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल बोलो कॉन्सेप्ट बोलो एक ही बात है ना। अब मैचिंग प्रिंसिपल का क्या मतलब हुआ करता था, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति है, ठीक है जी, अब ये व्यक्ति जो है
ये बड़े बदतमीज किस्म के व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि ये पता क्या करते हैं, जब तक इनको मैचिंग कॉन्सेप्ट का नहीं पता था और गवर्नमेंट ने मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं बनाया था ना, ये खेलते थे, अकाउंटिंग से खेलते थे। इनको नॉलेज तो अच्छी खासी थी। ये क्या करते थे, इनको सब पता था, इनको पहले से ही सब पता है। इनको पता है कि अगर मेरा प्रॉफिट ज्यादा निकल कर आ गया, अब ऑल्दो हम एनजीओ पढ़ रहे हैं लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट क्यों बनाना पड़ा, मैं उसकी जिक्र कर रहा हूं। ये पता क्या कहते थे, ये बहुत चालाक हैं। ये क्या कहते थे, मैचिंग कॉन्सेप्ट जब तक आया नहीं था, ये कहते थे अगर प्रॉफिट ज्यादा आ गया तो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ा तो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। और आपको तो पता है 30% एक एज्यूम्ड रेट मान लो 30% रेट है ना। वैसे तो स्लैब रेट है, अगर आप में से किसी ने टैक्सेशन वगैरह के बारे में सुना है या बजट सुनते हो जो 28 या 29 फैब मतलब फैब के लास्ट डे पे आता है, तो आपने सुना होगा कि स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। हमें उसकी बात नहीं करनी, हम एक डायरेक्ट रेट ले लेते हैं, क्योंकि ऑल दो पड़ता यही है ले दे के जो अमीर लोग होते हैं उनके ऊपर। हम छोटे जो मिडिल क्लास होते हैं और कम होते हैं जो टैक्स अगर भरते हैं। वैसे तो 139 करोड़ जनता में से सिर्फ 7 करोड़ लोग ही टैक्स फाइल करते हैं, अपनी ITR फाइल करते हैं। तो उन्हीं 7 करोड़ में से जो 5 करोड़ अमीर लोग होते हैं जो भरते हैं, इन 5 करोड़ की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो 5 करोड़ लोग होते हैं, मान लो 30% एक डायरेक्ट रेट लगा हुआ है, तो इनको पता है अगर 1 करोड़ रुपए कमाए तो 30 लाख रुपए तो किसको चले जाएंगे, गवर्नमेंट को चले जाएंगे। अब मेहनत सारी इन्होंने करी हुई है, सब कुछ इनको पता है, तो इनको पता है यार ये तो बर्डन पड़ जाएगा। अब बर्डन पड़ जाएगा तो इन्होंने क्या करा, इनके दिमाग में खुराफाती आइडिया आने लगे, क्योंकि ये तो चालाक है, सारी संपूर्ण नॉलेज ले रखी है इन्होंने कहा अगर प्रॉफिट ज्यादा हो गया, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, क्यों ना मैं अपना प्रॉफिट कम कर दूं। इनके दिमाग में क्या आया, इन्होंने कहा देखो एक तो तरीका आप कहोगे बेफालतू के खर्चे दिखा दो। अब जो खर्चा हुआ ही नहीं उसको कैसे दिखाओगे, क्योंकि आपको तो पता है अकाउंट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए। और ये क्या कौन बोलता है, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल बोलता है। तो ये अदाधुंध खर्चे तो लिख नहीं सकते, इसके लिए इन्होंने दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ लिया। ये क्या करते थे, इनकम दिखाते थे 3 मंथ्स की, एक्सपेंडिचर दिखाते थे 1 साल के। अब आप मुझे बताओ, सिर्फ इनकम 3 मंथ्स की दिखा दी, एक्सपेंडिचर 1 साल के दिखा दिए। आप मुझे बताओ इनकम तो बहुत कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो इनको निकल कर आता था लॉस। और ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके पहुंच जाते थे कहां पे, गवर्नमेंट, सर मेरा तो लॉस हो रहा है, क्या मुझसे अब भी टैक्स लोगे आप। गवर्नमेंट कहते थे हम लॉस पे टैक्स नहीं लेते हैं, अगर तुम कमा रहे हो, तुम्हें फायदा हो रहा है तो हमें टैक्स दो, इतने भी बुरे नहीं है हम। अच्छा, तो इन्होंने, गवर्नमेंट को पता ही नहीं था खेल रहा है। अब देख इन्होंने अपने एक दोस्त को बताया, इन्होंने एक दोस्त को बताया, अब मैं गवर्नमेंट हूं थोड़ी देर के लिए, अब मुझे पता चल गया कि कुछ ना कुछ फ्रॉड चल रहा है। मैंने पकड़ लिया जाके, मैंने कहा सुनो भैया, नाम है इनका मान लेते हैं, मिस्टर पोपट है, ये पोपट बना रहे हैं सबका, ये पोपट बना रहे हैं ये। मैंने कहा भैया मिस्टर पोपट, बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी, हम तुम्हें छोड़ तो रहे हैं, क्योंकि तब तक हमारे पास ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था और आपने दिखाया, बिल्कुल खूब दिखाया। लेकिन अब ध्यान रखना, अगर 1 साल के एक्सपेंडिचर दिखाए तो इनकम भी कितनी दिखाना, 1 ईयर की ही इनकम शो करना है। ऐसे अब नहीं चलेगा मिस्टर पोपट, चार्ट लगेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल बना दिया है आज के बाद हमने। मैचिंग प्रिंसिपल कहता ही ये था कि जिस साल की अकाउंटिंग कर रहे हो उसी साल की इनकम और उसी साल के एक्सपेंडिचर दिखाए जाएंगे। अगर इस साल का कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो तुमने पे नहीं किया, उसे भी रिकॉर्ड करो। इसलिए तो एक्रुअल बेसिस पे को फॉलो किया जाता है। एक्रुअल बेसिस क्या करता है, पे नहीं किया तो भी रिकॉर्ड किया जाएगा। इनकम रिसीव नहीं हुई तो भी रिसीव मानी जाएगी, क्योंकि इसी साल की है। अगले साल पिछले साल की होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सेम ईयर की इनकम है, सेम ईयर के एक्सपेंडिचर है, तो रिकॉर्ड होंगे, चाहे पे हो चाहे पे करने बाकी हो। नॉट टू बी पेड, पे नहीं किए हैं लेकिन पे किए जाएंगे, पेएबल है। तो इसका मतलब आप समझ गए, मैचिंग प्रिंसिपल आ गया। तो पोपट तुम भी समझ गए, ध्यान रखना, भूल मत जाना। अगर आज के बाद ऐसी गलती कर दी तो पिटाई लग जाएगी, मतलब बहुत डंडे लगेंगे और उठा के जेल में डाल दिए जाओगे, क्योंकि आपने रूल्स का उल्लंघन किया है। चलिए, तो पोपट समझ गए 1 साल की इनकम। अब पोपट तो पोपट है, अब हम तो समझदार हैं, हम तो और जल्दी समझ जाएंगे। अब आप मुझे बताओ, कोई फी कलेक्ट हुई थी कितनी, 3,80,000, उसमें से 80,000 रुपीज प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थी, क्या रिकॉर्ड करनी चाहिए? जिस साल की अकाउंटिंग कर रही हो सिर्फ उसी साल की इनकम, उसी साल के एक्सपेंस। अब प्रीवियस ईयर का पैसा आप मिल रहा है, मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकता, क्योंकि मैं तो इसी साल का रिकॉर्ड करूंगा। इस वजह से मैं प्रीवियस ईयर की फीस यहां से क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लिखा हुआ है फी फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग फी है, अब फॉर द ईयर का मतलब इस साल की आउटस्टैंडिंग है। मैंने कहा अगर इस साल की आउटस्टैंडिंग है तो रिकॉर्ड तो होगी, और रिकॉर्ड होगी तो मुझे क्या कर देना चाहिए, इसको ऐड आउटस्टैंडिंग। और 10,000 रुपीज मेरे आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं, तो मैं इस 10,000 रुपीज को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। तो टोटल अमाउंट आ जाएगा मेरा बाहर आउटर कॉलम में 3,10,000 रुपीज मुझे फी कलेक्ट नाम से इनकम हो गई। आगे बढ़ते हैं,
फिर कहते हैं सैलरी पेड। अब आपने सैलरी पे किया है और सैलरी कितनी पे की है 28,000। तो बच्चों फ्रेम के बाहर हूं, आप यहां ध्यान देना, टू सैलरीज। आपने 28,000 की सैलरी पे की, लेकिन मैंने इनर कॉलम में लिखा क्योंकि आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया था और आप देख रहे हैं क्वेश्चन या आपके पास ये ऑलरेडी क्वेश्चन अवेलेबल है, तो आपने देखा होगा 28,000 के साथ इन्होंने दो बातें लिख दी। कहते हैं क्या कि इसके अंदर इंक्लूड है 3,000 रुपीज जो कि प्रीवियस ईयर का पैसा है। मैंने कहा जी प्रीवियस ईयर का मैं यहां लिख ही नहीं सकता, मुझे लेस करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। मैंने कहा पिछले साल का पैसा तो यहां से हटा दीजिए आप। और कितने रुपए पिछले साल का पैसा 3,000 रुपीज। मैंने कहा लीजिए माइनस। अब ले दे के तुम्हारे 25,000 रुपीज बन गए। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं सैलरी पेड के अलावा सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। मैंने कहा आउटस्टैंडिंग है तो ये मेरे इसी साल का पैसा है, तो मैं इसको ऐड कर लूंगा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है यहाँ पे 1,000 रुपीज, तो इसको ऐड कर लेते हैं और टोटल अमाउंट कितना हो गया 26,000 रुपीज। तो ये दोनों बैलेंसेस मेरे पास गिवन थे, मैंने इनको रिकॉर्ड कर लिया। बस ध्यान रखना है बच्चों, सिर्फ मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते चलो। इस साल की इनकम और इस साल के एक्सपेंसेस, और कुछ रिकॉर्ड नहीं करना। अगर इस साल के अलावा कोई पिछले साल का पैसा है, कोई आने वाले साल का पैसा मुझे इसी साल रिसीव हो गया है, तो मैं उसको क्या कर दूंगा अपने पास से माइनस कर दूंगा। लेकिन अगर मेरे करंट ईयर का पैसा है और वो रुका भी हुआ है तो भी मुझे उसे क्या करना होगा ऐड। इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना, ना तो 11th क्लास का फाइनल अकाउंट का भी गलत करने के हो, ना ही पार्टनरशिप का कोई चैप्टर गलत करने के हो फाइनल अकाउंट बनाते वक्त, ना ही एनपीओ की फाइनल अकाउंटिंग करते वक्त आप कोई भी गलती कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। कहते हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 3,000। लो जी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड खर्चा टू एंटरटेनमेंट। अब जल्दी जल्दी लिख लेते हैं हम थोड़ा सा। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कितना ये खर्च कर दिया है 3,000 खर्च कर दिया। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, लो जी टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कर लो, कोई भी खर्चा कर लो, सारे के सारे एक्सपेंडिचर में लिख देंगे। साफ साफ लिखा है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000 रुपीज। मैंने कहा ये भी खर्चा कर देते हैं। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस के बाद लिखा हुआ है मीटिंग एक्सपेंस है, कहीं मीटिंग करने गए हैं, पोपट जी मीटिंग करने गए हो क्या कहीं, अच्छा उसी का खर्चा। देखो तुम्हारी मीटिंग कितनी महंगी पड़ रही है। मीटिंग एक्सपेंस कितने रुपए की मीटिंग एक्सपेंस है 18,000 रुपीज की, लिख देते हैं कोई बात नहीं। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, मैंने कहा लो जी तुम इस ट्रेवलिंग भी ले लो, क्या हो गया, कुछ भी बहुत महंगा, तुम्हारा घूमने का खर्चा बहुत महंगा पड़ रहा है। अच्छा क्योंकि तुम बिजनेस पर्पस से जा रहे हो इसलिए लिख रहा हूं, तुम्हारी कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन होती तो नहीं लिखता। पता है ना बेटा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता था, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अगर ऑनर ने कोई पर्सनल यूज अगर किया है तो वो ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होती, और कर भी लेता है बिजनेस से लेके अगर पर्सनल तो ड्राइंग मान लेते हैं। वेरी गुड। हमने कहा ट्रेवलिंग एक्सपेंस बहुत घूमते हैं ये 6,000, लेकिन बिजनेस के पर्पज से घूमते हैं, बेशक एनजीओ है। उसके बाद लिखा हुआ है परचेज ऑफ बुक एंड पेरियोडिकल। अब जी पेरियोडिकल खरीदे हैं तो पेरियोडिक नेचर का हो गया तो रेगुलर नेचर का हो गया, तो हम लिख देते हैं बुक्स एंड पेरियोडिक्स। ये सिर्फ बुक्स लिखी होती तो मेरे लिए एसेट हो जाती, लेकिन ये बुक्स एंड पेरियोडिक्स लिखी हुई है तो ये पेरियोडिक नेचर का मतलब पीरियड रेगुलर इंटरवल का खर्चा हो गया, तो इसको मुझे क्या करना होगा यहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा। लेकिन ये जो 29,000 है इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दे दी इन्होंने, कहते हैं जिसमें 19,000 की बुक्स थी। मैंने कहा बुक्स नहीं आएंगी यहाँ, परचेज बुक्स। जो बुक्स परचेज कर रहे हो हम इसको नहीं लिखेंगे 19,000 की, तो इसका मतलब ये 10,000 लिखा जाएगा बाहर। वेरी गुड। इसके बाद कहते हैं रेंट नाम का एक्सपेंस, तो लीजिए जी रेंट लिखवा लो, आप कुछ भी लिखवा लो जो आपका मन करे। 10,000 रुपीज़ ही रेंट है। रेंट के बाद क्या लिखा हुआ है, रेंट के बाद इन्होंने बता दिया है हमें पोस्टेज टेलीग्राम। लीजिए पोस्टेज, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं फॉर्मेट को क्योंकि थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया। पोस्टेज एंड स्टैंप, पोस्टेज स्टैंप में कितना रुपये खर्च कर चुके हैं ये 15,000 रुपीज़। उसके बाद ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में खर्चा कर चुके हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने रुपए लगा दिए जी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 4,000 रुपीज़। इसके बाद क्वेश्चन वाले कहते हैं डोनेशन मिला। मैंने कहा लो जी बहुत देर बाद एक और इनकम मिली है डोनेशन नाम से, वरना तो खर्चा ही खर्चा हुआ जा रहा था। और डोनेशंस में कितने रुपए मिल गए इनको 20,000 रुपीज़। बस जी काम खत्म हो गया। चेक कर लेते हैं कि इनको प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो बच्चों जब आप चेक करोगे तो इधर 3 लाख है और इधर कोई भी अमाउंट 50,000 रुपये भी नहीं जा रहा, तो नेचुरल सी बात है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आने वाला है। और अगर इनकम ज़्यादा आएगी 3,30,000, तो इनकम साइड ज्यादा है, इनकम में से सारे एक्सपेंडिचर माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा सरप्लस। क्योंकि हमने बताया था ना अगर इनकम ज्यादा होगी तो सरप्लस, तो हम कहेंगे पोपट अगर तुम्हारा एनजीओ है तो तुम्हें सरप्लस हुआ है। तुम प्रॉफिट नहीं बोल रहे हो लेकिन कोई बात नहीं, सरप्लस बोल लो। और ये कितना निकल कर आ जाएगा डिफरेंस 2,26,000।
तो ये आ गया हमारा सरप्लस। अगर इनकम की जगह एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते तो हम क्या बोल देते, डेफिशिट आता, तो फिर वो क्रेडिट साइड निकल कर आता क्योंकि डेबिट का बैलेंस ज़्यादा हो जाता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, MCQs की सीरीज़ आएगी, साथ में बड़े बड़े क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हमें 12th के बाद भी उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करते रहें, जिससे सबका भला हो जाए। तो सबका साथ और सबका विकास। बाय बाय, टेक केयर।